हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बिहार बोर्ड के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के देखेंगे। और इससे पहले भी हमने बिहार बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फिजिक्स के भी किए, केमिस्ट्री के भी किए हैं और बायोलॉजी के भी किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डलवा देंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हैं। मेन चीज़ ये है कि क्वेश्चन के साथ साथ हमने हर क्वेश्चन के पीछे और क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से और पेपर मतलब और क्वेश्चंस जो है फ्रेम हो सकते हैं, उसको भी हमने देखा है। कोशिश की है कि अगर इन टॉपिक से बाहर भी क्वेश्चन जाए तो हम रिलेट कर सकें इन चीज़ों को। ठीक है, तो इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी एज इट इज़ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन वीडियो को अच्छे से देखा करें और इसके पीछे जो हम कॉन्सेप्ट बताते हैं उसको भी नोट कर लिया करें। ठीक है, तो केमिस्ट्री के आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो पहले हम आपको बता दें कि सॉलिड जो है, सॉलिड दो तरह का होता है। ठीक है, सॉलिड कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है? एक सेकंड, ये लिखा नहीं रहा। पहला जो होता है वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक सॉलिड के बारे में पूछा है, लेकिन क्या है कि हम इसके पीछे और क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से और क्वेश्चन डिफरेंट बन सकता है, तो वो भी हम देख लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए वहाँ जाने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा आ गया अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यहाँ पर ही पूछा है क्वेश्चन ही, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, तो इस तरह में जो सॉलिड आ जाएंगे ये आइस वगैरह जो है ये इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। और अमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल में जैसे ग्लास है, रबर है। ठीक है, रबर है, ये सब क्या है, अमॉर्फस सॉलिड में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें हमसे पूछा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी मैंने कौन सा एग्जाम्पल बताया? आइस का। बाकी ये जो ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब कौन से सॉलिड हैं? ये सारे के सारे अमॉर्फस सॉलिड हैं। ये आप याद रखिएगा। कौन से? अमॉर्फस। हो सकता है आपसे इस बार क्वेश्चन अमॉर्फस के बारे में पूछ ले, क्रिस्टलाइन ना पूछे। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो देख लें, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ था, आप हिंदी में पढ़ के समझ ले, वही चीज़ मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बस क्वेश्चन सेम रहता है। ठीक है, ऊपर में हिंदी में भी लिखा हुआ है, मैंने दिखा रखा है, और नीचे इंग्लिश में जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपके हिंदी में रहेगा, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए फेस सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? इसको हम FCC भी कहते हैं। तो इसके पीछे हम और डिटेल बता देते हैं। जैसे यूनिट सेल कितने तरह का होता है, जो हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेल कह रहे हैं, यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल मतलब एक स्मॉल यूनिट जिससे पूरा का पूरा एक लेटिस बना होता है। ठीक है, यानी ये कह लें कि एक दीवार बनाने के लिए हमें क्या कहते हैं, ईंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी तरह से हर ईंट जो है एक यूनिट सेल की तरह होगा और पूरी यूनिट सेल मिलकर एक स्पेस लेटिस बनाते हैं, यानी ये पूरी दीवार बन जाती है। इस तरह समझिए। तो सबसे पहले यूनिट सेल में आ जाएगा एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आता है। ठीक है, और एक BCC बॉडी सेंटर क्यूब आता है, BCC, और एक आता है FCC फेस सेंटर क्यूब। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो सिंपल क्यूबिक में होता है 1, नंबर ऑफ एटम 1, जिसको हम Z से भी कहते हैं, Z की वैल्यू 1 होती है। फिर आता है आपका दूसरे नंबर का BCC, BCC में कितने होते हैं? Z की वैल्यू 2 होती है। और आता है FCC, FCC में Z की वैल्यू 4 होती है। तो इस तरह याद कर लें। तो FCC में कितना हो गया? FCC में आ गया 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? FCC का आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आप कोई दिक्कत नहीं, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। पहला क्या होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, BCC। और तीसरा क्या होता है? FCC।
और इसका मैंने z की वैल्यू भी बता दी, यानी कितने एटम से बना होता है। ये एक से बना होता है, ये कितने से बना होता है, ये एक से बना होता है, एक से, और ये कितने से, ये दो से, और ये कितने से, चार से। बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। अभी जैसे FCC का पूछा है, कल आप हो सकता है इस बार आपसे BCC पूछ ले, BCC ना तो SC पूछ ले, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो आप बता देना, ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल। NaCl स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, बॉडी सेंटर होता है, या फेस सेंटर होता है, या ऑक्टाहेड्रल होता है, या स्क्वायर प्लेनर होता है। तो NaCl का क्रिस्टल जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। NaCl क्रिस्टल कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल सेंटर। बाकी BCC, FCC और स्क्वायर प्लेनर, ये तो हम स्क्वायर प्लेनर नहीं बताया, बाकी ये चीज़ तो बता ही चुकी है, और स्क्वायर प्लेनर जहाँ पर आएगा वहाँ बता देंगे, ठीक है। तो NaCl का क्रिस्टल किस तरह का होता है, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, कुछ और क्रिस्टल आते हैं वो मैं बता देता हूँ, जैसे सीजियम क्लोराइड के बारे में अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, सीजियम, तो ये क्यूबिक यूनिट सेल होता है, कैसा होता है, क्यूबिक होता है। फिर जो आपसे पूछ सकते हैं, मैं बस सिर्फ उसका बता रहा हूँ। फिर एक कंपाउंड आता है ZnS, ठीक है। ZnS का कैसा होता है, ये होता है टेट्राहेड्रल, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल में एक दो और आते हैं, जैसे Li2O, ठीक है। ये आपसे पूछेगा, अगर पूछेगा तो या तो NaCl ही पूछ लेगा, तो उसके लिए आपको मारना है ऑक्टाहेड्रल। सीजियम क्लोराइड पूछ ले तो क्यूबिक मारना है, और ZnS या Li2O में से कुछ पूछ ले तो टेट्राहेड्रल मारना है। ये आप याद कर लेना, इससे बाहर नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ये क्या आ गया ना, यही है SC जो मैं लिख रहा था, SCC, यही है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, SCC, सी कहते हैं, SCC। तो अभी तक मैंने आपको तीन बताए थे, एक बताया था SCC, एक बताया था BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरा क्या बताया था, ये सब उसी चैप्टर से है, ठीक है, FCC। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे लगता है कि एक दो क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से मिलेंगे। तो जैसे मैंने इसके Z की वैल्यू 1 बताई थी, इसकी Z की वैल्यू 2 बताई थी, इसकी Z की वैल्यू 4 बताई थी। यहाँ पर मैं पैकिंग फ्रैक्शन बताऊंगा, क्या बताऊंगा, पैकिंग फ्रैक्शन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SCC की, SCC, इसका पैकिंग फ्रैक्शन 52% होता है, ठीक है। अब और दूसरी चीज़ है BCC का पैकिंग फ्रैक्शन 68% होता है। तो और थर्ड कौन सा है, FCC। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, FCC का भी पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है। आपको हम देखें सारे ऑप्शन में मिल जाएंगे आप, जैसे यहाँ देखें 52 भी मिल रहा है, ठीक है, यहाँ 52 है। 68% BCC का होता है, ये भी ऑप्शन बना दिया इन्होंने। 74% होता है, ये भी ऑप्शन बना दिया। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमसे क्या पूछा, सिंपल क्यूबिक का, तो ये कितना होता है, ये आपको दिख रहा है 52%। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, 52। ये किसका होता है, अभी मैंने बताया, याद कर लो, BCC का होता है, और ये किसका होता है, FCC का होता है। अब तक तो बिल्कुल ही आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, और क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस विल नॉट टेक प्लेस। किसमें हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ये तो आप बता देंगे ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नहीं होगा। बायोलॉजी में एक चीज़ तो पढ़ाई जाती है कि हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक। पहले थोड़ा सा मैं बता दूँ सॉल्यूशन कैसा है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट कम होता है, ठीक है ना, और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। सॉल्वेंट मोस्टली क्या होता है, वाटर होता है। तो सॉल्वेंट यहाँ पर ऑस्मोसिस है तो वाटर ही होगा, तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। और यहाँ पर क्या होगा, हाइपर में सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा। तो जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक कहते हैं, जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक कहते हैं। जहाँ सब दोनों इक्वल हो जाए तो आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक में ऑस्मोसिस नहीं होगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो यही पूछा है कि कहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं होगी, तो कहाँ पर होगी, कहाँ पर नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है पूरा, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। अच्छा, इसको मैं इस स्टेटमेंट को
न्यूमेरिकल्स में यानी वैल्यू में लिख देता हूँ फार्मूले में। तो ये कुछ इस तरह का फार्मूला बन के आता है, आपने पढ़ा भी होगा। फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, काई ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, पी नॉट क्या है, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर है, सॉरी पोटेंशियल नहीं है बल्कि क्या है, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का। कौन सा? प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का नहीं, प्योर सॉल्वेंट का। लेकिन जब उसमें हम नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं तो उसके कुछ घट कर हमारा वेपर प्रेशर आता है, वो ये है, बाद का वेपर प्रेशर ये है। तो इसको हटा दीजिए। तो आपका मेन फार्मूला जो बन के आता है क्या है, पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई, यही है, रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये एक स्टेटमेंट है और ये उसका फार्मूला है। और ये किसको बताता है, ये हमें बताता है रॉल्स लॉ को। कौन सा लॉ है ये? रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ आती है। चलिए ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रॉल्स लॉ है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द want of factor for a solute which does not dissociate or associate of solution। ठीक है, जो does not लिखा है, ठीक है, तो does not के लिए कह रहा है क्या होगा want of factor। तो want of factor को हम I से डिनोट करते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा जब डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 1। ठीक है, 1 जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल पूछ ले, तो एग्जाम्पल है आपका यूरिया, जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? यूरिया है। फिर आपका एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज। जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, और मान लो अगर डिसोसिएट और एसोसिएट करने लगे, तो डिसोसिएशन के केस में, यानी अगर आप ले लें डिसोसिएशन के केस में, ये मोर देन 1 हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? मोर देन 1 हो जाता है। और एसोसिएशन के केस में, यानी एसोसिएशन के केस में ये लेस देन 1 हो जाता है। ठीक है, लेस देन 1। ये 20 मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। वैसे 1 मारना है किसका? जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया हो, जैसे कि यूरिया और ग्लूकोज इस तरह का, तो आई यानी वांट हैव फैक्टर आई की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 1 हो गया। बाकी इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है कि एसोसिएशन के केस में 1 से कम हो जाएगा, और अगर डिसोसिएशन का आपसे पूछे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। बाकी उसका फार्मूला भी है जो कि अभी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। Which of the following is deposited at cathode on electrolysis of molten NaCl। molten ठीक है, molten का ध्यान रखना है, molten यानी कि एक्वस मीडियम कह रहा है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस को थोड़ा बहुत समझते हैं। दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला एक होता है आपका एनोड इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, और दूसरा होता है आपका कैथोड। आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ चीज़ें पता होंगी कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस पर कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे? निगेटिव वाले जाएंगे। और यहाँ पर ये कैथोड क्या होता है? निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव में हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो Na+ जाएगा, और मॉल्टेन होने की वजह से वाटर से H+ भी जा सकता है। कैथोड के पास भी दो चीज़ें हैं। एक तो माइनस माइनस के उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ठीक है, उसको सही कर लेते हैं। तो एनोड पॉजिटिव होता है तो इसके पास निगेटिव वाले जाएंगे, या तो Cl- जाएगा या कि वाटर से OH- जाएगा। और कैथोड नेगेटिव होता है तो इसके पास या तो NaCl से Na+ जाएगा या वाटर से H+ जाएगा। तो आप ये याद रखना, जब भी मॉल्टेन के फार्मूले दिया हो तो हमेशा वाटर वाटर होता है। यानी कहते हैं कि एक्वस के केस में सब कुछ वाटर हो जाता है। तो H यहाँ से H+ जाकर H2 बना देगा, और यहाँ से OH- O2 बना देगा। तो हमसे किस पे पूछा है? कैथोड पे पूछा है या एनोड पे पूछा है? ये देख लें, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो हमसे जो प्रोडक्ट पूछा है वो कैथोड पे पूछा है। देख लें यहाँ पर कैथोड, कैथोड पे क्या मिलेगा हमें? H2 मिलेगा। मिल रहा है ना H2? ठीक है, कलर चेंज करके देख लो, कैथोड पे क्या मिलेगा? ये देख लो H2 मिल रहा है। तो हमारा H2 कहाँ? ये हाइड्रोजन। पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपॉजिटेड एट कैथोड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl, हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर गया हाइड्रोजन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। हाँ, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन टू रिप्रेजेंट फेरेडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फेरेडेज का फर्स्ट लॉ ये होता है कि एम बराबर सी जेड टी, ये होता है, ठीक है। या इसी को हम लिखते हैं मोल के फॉर्म में जेड आई टी, ठीक है, मोल के फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। तो ये इस तरह का फेरेडे लॉ इक्वेशन भी बनता है और कभी इसमें न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं, तो इसको याद रखना। अच्छा, जेड की वैल्यू अगर पूछ ले, जेड की वैल्यू होती है क्यू अपॉन 96500, या क्यू हटा दो, क्यू मत लिखो, जेड की वैल्यू लिख दो 1 अपॉन या एम अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, ये लिख लेना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हिंदी में क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एट एनोड। एनोड पर कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले देखो ना होगा कि हमें एनोड पर होता क्या है। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, ठीक है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जहाँ पर नॉट पूछा है, तो जहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा यानी जहाँ पर रिडक्शन होगा वो आंसर जाएगा, यानी रिडक्शन वाला आंसर जाएगा। तो सबसे पहले हमें रिडक्शन वाली इक्वेशन देखनी है। यहाँ पर देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे सी आर का, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका +6 आ जाएगा। और यहाँ पर सी आर +3 में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यानी सी आर +6 से +3 में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑप्शन तो यही है भाई, यही आंसर है। और इफ वाईफाई फ्लोरीन का देखोगे तो यहाँ 0 से ये कहाँ जा रहा है, फ्लोरीन निगेटिव में जा रहा है, तो इसका भी रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ ऑक्सीजन 0 से माइनस में, ये भी रिडक्शन हो रहा है, और इसका भी रिडक्शन हो रहा है। हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एट एनोड। एनोड पर कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और अगर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो रिडक्शन होगा। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया फिर तो इस हिसाब से तो सारे ऑप्शन ही सही लग रहे हैं। तो मैं यहाँ इसको नन को मिटाकर फिलहाल ऑल मार रहा हूँ, बाकी मैं कॉन्सेप्ट चेक कर लूँगा। तो ऑल ऑफ दिस हो सकता है इसका, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, सब सही है। क्योंकि कोई भी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन नहीं है तो एनोड पर नहीं होगा, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये सब रिडक्शन वाली रिएक्शन है, तो जाहिर हो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैज द लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कौन सा सबसे लीस्ट स्पेसिफिक, अच्छा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यहाँ एक टर्म आ गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी इसको हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी। इसका फार्मूला आता है कप्पा इज इक्वल्स टू 1/r एल अपॉन ए, ठीक है। ये होता है सेल कांस्टेंट, ये पूरा सेल एक ज़्यादा हो गया, तो सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए को सेल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, 1/r एल अपॉन ए। और इसकी यूनिट होती है सीमेन, सीमेन पर सेंटीमीटर, ठीक है, या पर मीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो मैंने आपको फार्मूला और इसकी यूनिट बता दी। अब हमसे क्या पूछा, लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी हमें मोलैरिटी से इसका कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड हमें एक फार्मूला है, ये भी पता है मोलर कंडक्टेंस का, कि मोलर कंडक्टेंस होता है K इंटू यानी कप्पा इंटू 1000, ये क्या बनेगा 1000/m, यानी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। यहाँ से क्या बन के आ रहा है, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, m जितना ज़्यादा k उतना ज़्यादा। तो इस हिसाब से हम देखें तो लीस्ट पूछा है, सबसे कम, यहाँ देखें सबसे कम लिस्ट पूछा है, तो लिस्ट में सबसे कम कौन है, ये बी है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख लेना, सब समझ में आ रहा है क्लियरली। ये एक फार्मूला लिखा है मैंने यहाँ पर इसका दूसरा नाम लिखा है, कंडक्टिविटी कहते हैं इसको। और यहाँ पर एक और फार्मूला मैंने लिखा है, और यहाँ से एक रिलेशन बना के निकाली है कि K इज इक्वल टू M, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर
बी जाएगा। इसका आंसर सच में डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, फॉर द रिएक्शन 2A + B द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना पहले हम सीख लेते हैं। ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप इससे रिलेटेड और भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप फंसे नहीं, इसलिए मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ हर चीज़ के, इसलिए टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले ये ए का हम रेट लिखना चाहेंगे, तो ये एक तरह का रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, और ये प्रोडक्ट बन रहा है तो ये रेट ऑफ अपियरेंस है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तो हम ये लिखेंगे माइनस, इसका कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, -1/2 dA/dt। ये किसके लिए लिखेंगे, ए के लिए, और ये सब बराबर होंगे। अब प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो ये अपीयरेंस है तो बनेगा तो इसमें प्लस ही रहेगा, तो हम ये लिख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ प्लस भी लिख दे रहा हूँ, प्लस dB/dt। अगर मान लो b के साथ कुछ कोफिशिएंट होता है 2 या 3, तो उसको हम 1/2 या 1/3 करके लिखते हैं, यानी कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं। तो ये समझ में आ रहा है आपको, इस पूरे को मैंने ऐसे लिख दिया। और इसी का एक और तरीका हम रेट के फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं कि आर ए, ये आर है, ठीक है, ये आर ए बाई 2 कोफिशिएंट से डिवाइड, और आर बी, और इसके पास कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो आर बी बाई 1, ठीक है ना, आर बी बाई 1, या यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ RA/2 इज इक्वल टू RB/1, एक इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और RB को हम क्या लिख सकते हैं, dA/dt के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो इन्होंने लिखा। अब हम मैच करते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने लिखा 1/2, ये तो सही है, ठीक है, 1/2 लगाएंगे, 1/2 यहाँ लगाएंगे। dA/dt यहाँ पर क्या मिसिंग है, माइनस मिसिंग है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। -dB/dt, नहीं, माइनस यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। -1/2 dA/dt, हाँ, ये ऑप्शन सही है, माइनस भी है, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के साथ माइनस लगाते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया भी है। प्रोडक्ट के साथ 1/2 नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, सीख गए ना कैसे लिखते हैं, किसी का भी आप लिख के खुद से बना लेंगे अब तो आसानी से। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपने सीख लिया आप कैसे इसको लिखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द, रेट कांस्टेंट हो या फिर आपका किसी भी तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, हमेशा कोई भी कांस्टेंट हो, मोस्टली क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये रट के जाना, हमेशा याद रखना, किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। चाहे वो रेट कांस्टेंट हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, या किसी भी तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, ये कांस्टेंट हो, वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। इसका क्या आंसर जाएगा, टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, ठीक है, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिड, देखो ये ईस्टर है, ये वाला ईस्टर है, पहचान में आ रहा है, ये बना है CH3 इस तरह का ईस्टर होता है, ये देखा होगा तुमने, इस तरह का क्या होता है, ईस्टर होता है, इसको हम कहते हैं ईस्टर। अब इससे कई सारे कंपाउंड बन सकते हैं, ये ईस्टर है। तो एस्टरिफिकेशन ऑफ ईस्टर या एस्टरिफिकेशन विद वाटर, ये क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अच्छा, एस्टरिफिकेशन ऑफ बेस, ईस्टर प्लस बेस, ये क्या होता है, ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, और ये तो फर्स्ट ऑर्डर की है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की है, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस की एस्टरिफिकेशन, किस बेस के साथ एस्टरिफिकेशन किस क्या होता है, ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, ये सेकेंड ऑर्डर की है। किस लिए, सेकेंड ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की हमसे पूछे तो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 + Cl2 सनलाइट 2HCl इन वाटर। तो यहाँ पर आप देख लें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिकुलरिटी के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ये 1 + 1 2, ठीक है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक, सरफेस फेनोमेना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो एडसॉर्प्शन मान लो एक सरफेस है,
एड्सॉर्प्शन कहते हैं कोई किसी भी मान लो सरफेस के ऊपर एड्सॉर्बेट का, किसी एड्सॉर्बेट का उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाना, ये कहलाता है एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ये एड्सॉर्ब हो गया, ये एड्सॉर्बेट है, एड्सॉर्बेट, याद रखना, एड्सॉर्बेट, बेंट मत कह देना, एड्सॉर्ब अच्छा जगह नहीं है यहाँ पर, एड्सॉर्बेट टी है ये। और ये होता है यानी ये सरफेस होता है एड्सॉर्बेंट, एड डी से, एड्सॉर्बेंट, चलो यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ एड्सॉर्बेंट, ये फार्मूला है, मतलब ये है लिखा हुआ, ये एड्सॉर्बेट होता है, ये एड्सॉर्बेंट होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये एड्सॉर्प्शन क्या हो गया, ये एड्सॉर्प्शन एक तो एक सरफेस पर एड्सॉर्ब हो रहा है, एक सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है, तो एक तो ये सरफेस फेनोमेना है। दूसरी चीज़ ये एंडोथर्मिक नहीं होता, ये एक्सोथर्मिक होता है। और क्या होता है, एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक हो जाता ऑप्शन आ जाता तो हम उसको भी मार देते। तो एक तो एक्सोथर्मिक होता है और क्या होता है सरफेस फेनोमेना, तो सरफेस फेनोमेना तो ये है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मिल्क इज, अच्छा ये एक एग्जाम्पल है, मिल्क किसका एग्जाम्पल है, इसमें मिला ये होता है इमल्शन का एग्जाम्पल है, किसका है, इमल्शन। और इमल्शन में क्या होता है, इमल्शन में होता है गैस, डिस्पर्स फेज होता है, और डिस्पर्शन मीडियम वो भी गैस होती है, गैस इंटू गैस, सही से लिख दूँ, गैस प्लस गैस। अच्छा अब इमल्शन दो तरह का होता है, आपसे इतना डिटेल तो पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बन गया है तो मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, एक होता है ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर। ठीक है, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, तो पहला वाला जो है वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, डिस्पर्स्ड फेस इसमें क्या होता है, वाटर होता है, डिस्पर्शन मीडियम ऑयल होता है। और इसी का एग्जाम्पल है मिल्क, इसी का एग्जाम्पल क्या है, मिल्क। ये आपसे पूछ लिया है तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क। यहाँ ऑयल से क्या रिलेट किया है, यहाँ ऑयल्स की जगह फैट लिखा है तो आप फैट समझ लेना। तो वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल इज एग्जाम्पल ऑफ मिल्क, तो मिल्क ना वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल या वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट, ये है आपका वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल कह लो या फैट कह लो, ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 अब देख लिया जाए, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 18 में है which of the following electrolytes is least effective in causing coagulation of ferric hydroxide salt। पहले तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देख लेते हैं कैसा होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड ये होता है, फेरिक है तो फेरिक है, ठीक है, तो फेरिक है का मतलब +3 चार्ज होगा, यानी OH3 ये होगा। ठीक है, क्योंकि इस पर क्या होगा, आयरन पे +3 चार्ज होगा। अच्छा ये कैसा कोआगुलेंट होता है, आपको पता होगा कि ये सोल होता है, पॉजिटिव सोल होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव सोल, तो हमें नेगेटिव चाहिए। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव हमें जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कर देगा, जितना कम होगा उतना कम करेगा, तो हमें लीस्ट पूछा है तो हमें लीस्ट ढूंढना है। जैसे यहाँ पर देखें इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर यहाँ -3 आ रहा है, इस वाले कंपाउंड पर देखें K2CrO4 पर -2 आ रहा है, इस वाले पे देखें तो इस पर भी SO4 के ऊपर -2 आ रहा है, इस वाले पे देखें Br- आ रहा है, तो लिस्ट किसके पास है, सबसे कम इसके पास है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। लिस्ट पूछा है ना, हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, लिस्ट पूछा है, तो सबसे कम किसके पास है, इसके पास -1 ही है सिर्फ। ठीक है, और इसके पास क्या था, -3 था, और इसके पास क्या था, -2 था, इसके पास क्या था, -2 था, तो हमें सबसे कम किसके पास, Br के पास मिल गया, Br-, जो कि FeOH3 ऑल्थराइज को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या है, बहुत बार हमने पढ़ा होगा, कैटलिस्ट अल्टर्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट को कुछ करता है, कुछ नहीं करता है। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ एक्टिवेशन एनर्जी को तो लोअर्स करता है। क्या डिक्रीज डेल्टा एच या इंक्रीज डेल्टा एच वगैरह को कुछ भी नहीं चेंज करता, तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मान लो कोई रिएक्शन ऐसे हो रही थी तो कैटलिस्ट आकर इस रिएक्शन को और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, ये होती है ना एक्टिवेशन एनर्जी, पहले ज़्यादा थी और अब कम कर दिया, तो ये वाला जो है, यानी ये कह लो कि कैटलिस्ट आया और मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, इसने क्या किया, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। ठीक है, तो ये है कि आफ्टर कैटलिस्ट, ये वाली ब्लू लाइन, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही चला जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन बाई साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस से कौन सा मेटल बनता है? तो साइनाइड प्रोसेस से आपने पढ़ा होगा, एक तो सिल्वर बनता है, एक यहाँ पर और गोल्ड भी बनता है साइनाइड प्रोसेस। तो साइनाइड प्रोसेस से सिल्वर या गोल्ड बनता है, ठीक है। एयू तो सिल्वर ही हो गया ना, ठीक है, एयू और एजी, ठीक है, हाँ नहीं, एयू गोल्ड हो गया और एजी सिल्वर, तो एयू और एजी बनता है। तो ये हमने डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया है इस पूरे क्या कहते हैं आपका केमिस्ट्री का। इस तरह के और भी हम लेक्चर्स आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम आपके साथ हैं। और एग्ज़ाम वाले दिन भी जैसे ही पेपर आएगा, हमें पेपर मिलेगा, उसी दिन हम आपको तुरंत सॉल्व करके उसका सोल्यूशन देंगे, ताकि आप अपने स्कोर को उसी टाइम पता कर सकें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना, और उसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको अब तक नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ, और भी दूसरे फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई भी एक पार्ट देख लेंगे, जैसा कि आप कमेंट कर दें वो ले आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।